अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान तारिक है और अब आज हम अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स जिस पे हम बात करेंगे जो हमारे फाइनेंशियल्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है? जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिस पे बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक डिस्कस्ड है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो मिस एंड मिस की बुक है उसमें ये टॉपिक चैप्टर 6 में हमारा डिस्कस किया गया है जिसका मतलब है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। अब मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? मर्चेंडाइज़र बेसिकली बोलते हैं उस बिजनेसमैन को जो हमारी जो चीज़ें परचेज करता है फिनिश गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है? उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज़र। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ का ये मतलब है कि फिनिश गुड्स को परचेज करके उसको सेल आउट कर देना। अब हमारे चलते हैं स्लाइड पे। इसमें स्लाइड में कहता है कि द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी ऑफ अ मैन्युफैक्चरर कंपनी। अब मैन्युफैक्चरर कंपनी का एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली बताता है कि बिजनेस की डेली टू डेली एक्टिविटीज़ क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू विच अ बिजनेस जनरेट्स इट्स रेवेन्यू एंड इट्स कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। किसी भी बिजनेस का, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो एक ही होगा कि उसने फिनिश गुड्स को सेल आउट करना है। उसमें पूरे साइकिल में सिर्फ तीन ही चीज़ें गर्दिश करती रहेंगी। फर्स्ट है कि उसने परचेज की फिनिश गुड्स, देन वो उसने कस्टमर को सेल कर दी, ठीक है? अब वो सेल कैश पे भी कर सकता है, अब वो क्रेडिट पे भी कर सकता है। जब वो क्रेडिट पे करेगा तो ऑफ कोर्स इन फ्यूचर उसने वो अमाउंट कलेक्ट भी करनी है कस्टमर से, उसे उसे बोला जाएगा कि कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में यही तीन एक्टिविटीज सर्कुलेट होती रहती हैं। फर्स्ट परचेज, सेकंड सेल एंड थर्ड वन इज कलेक्शन। जो हमारे हमने क्रेडिट पे स्टॉक बेचा होगा उसको, उसकी कलेक्शंस, ठीक है? उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरर बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरर बिजनेस कौन होता है? कौन सा बिजनेस होता है? वो बिजनेस होता है जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उस पे वर्क करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, देन वो सेल करता है। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चरर बिजनेस है वो एज कंपेयर टू मर्चेंडाइजिंग बिजनेस काफ़ी कम्प्लेक्स है। उसमें क्या कम्प्लेक्सिटी है कि वो उसमें डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। अब लेट्स सपोज प्लांट पे कोई चीज़ प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें प्लांट भी आ जाएगा, उसमें फैक्ट्री में प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे उसकी अलग कॉस्ट होंगी, ऑपरेशन डिपार्टमेंट डिफरेंट अलग कॉस्ट कर रहा होगा, सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा होगा, ठीक है? वेंडर्स के साथ हमारे रिलेशंस, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। एज कम्पेयर मर्चेंडाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? अगर हम मर्चेंडाइजिंग की बात करें तो मर्चेंडाइजिंग में सिर्फ पूरे साइकिल में तीन ही चीज़ें रिपीट होती हैं, या परचेज, फिनिश गुड्स लें या बेचें, या फिर कस्टमर से कलेक्शन करें, ठीक है? आगे हम आ जाते हैं रिटेलर्स एंड होलसेलर्स पे। रिटेलर एंड होलसेलर कौन है? रिटेलर वो बिजनेसमैन होता है जो होलसेलर से चीज़ें खरीदता है और डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर देता है। जबकि जो हमारा होलसेलर है उसके पास ये राइट्स नहीं होते कि डायरेक्ट वो कंज्यूमर को सेल कर सके। वो बल्क में कंपनी से स्टॉक परचेज करता है एंड देन रिटेलर्स को सेल कर देता है, ठीक है? वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है? मर्चेंडाइजिंग कंपनीज इंक्लूड बोथ रिटेलर्स एंड होलसेलर। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में होलसेलर्स भी हो सकते हैं, उनमें रिटेलर्स भी हो सकते हैं। अ रिटेलर इज अ बिजनेस दैट सेल्स मर्चेंडाइज डायरेक्टली टू द पब्लिक। रिटेलर्स में बी लार्ज और स्मॉल, ठीक है? यही हमने बात की है कि रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकता है, जबकि हमारा जो होलसेलर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ लिंक नहीं होता उसका, वो रिटेलर को सेल करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बेसिकली एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस चीज़ का है कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट किस किस्म की होती है। इसमें बेसिकली अब मैंने जैसे बताया कि जो हमारा मैन्युफैक्चर बिजनेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ठीक है? अब ये हमारा बेसिकली मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। मर्चेंडाइजिंग में भी आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाती है हमारी सर्विसेज, दूसरी हमारी आ जाती है मर्चेंडाइजेस, ठीक है? अब इन दोनों की इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके की होगी। लेट्स सपोज सर्विसेज कंपनी की किसी आप कंसल्टेंट की एग्जांपल ले लें, ठीक है? उसके पास क्या होगा? उसके पास सिर्फ उसकी जो इनकम स्टेटमेंट में चीज़ें शो होंगी वो एक रेवेन्यू होगी,
ठीक है। उसमें से वो अपने डेली जो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो लेस करेगा, ठीक है। देन उसकी नेट इनकम आ जाएगी। अदर उसमें कोई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होगी, मतलब इस किस्म की कोई भी और चीज़ें उसमें नहीं आएंगी, क्योंकि उसका सिर्फ छोटा सा बिजनेस है सर्विसेज का, तो उसमें सर्विसेज आ जाते हैं। देन हमारा मर्चेंडाइजिंग कंपनीज की जो इनकम स्टेटमेंट है, जो प्रोडक्ट लेके सेल करती है, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सेल्स आ जाती हैं। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि उस गुड्स को सोल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए मार्केटिंग की एफर्ट भी होगी, सेल की भी एफर्ट होगी, डिफरेंट एक्सपेंसेस आते हैं उस कॉस्ट पे, उस मर्चेंडाइजिंग को सेल करने पे। तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसमें से लेस करेगा, देन उसका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो उसमें से लेस करेगा, तो उसकी नेट इनकम आ जाती है। तो ये बेसिकली सर्विसेज बिजनेस का और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का कंपैरिजन। अब हम आ जाते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में। बेसिकली दो किस्म के मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक जिसमें आ जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरा हमारा आ जाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। Perpetual inventory system, all transactions involving cost of merchandise are recorded immediately as they occur। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो ये है कि जब कोई भी कंपनी जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रही है, वो जैसे ही चीज़ बाय करती है वो उसको फ़ौरन क्या करती है, रिकॉर्ड कर लेती है, इंस्टेड के वो फ्यूचर में जाके इकट्ठे करे। लेट्स सपोज इसकी बड़े मजे की एग्जांपल है एक मार्ट की। अब मार्ट में एक स्कैनर लगा होता है, ठीक है। और जैसे ही कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको स्कैन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है उनके सिस्टम में। जैसे ही वो चीज़ सेल करते हैं, देन वो बार कोड स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेल आउट हो जाती है। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये कहता है कि जब भी आपने चीज़ परचेज की है, इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड कर लें। अब इसको रीड करते हैं। द सिस्टम ड्रॉज इट्स नेम फ्रॉम फैक्ट दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट परपेचुअली अप टू डेट। जो परपेचुअली होता है वो उनका रिकॉर्ड अप टू डेट होता है। परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइजेस आर रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग एंड एसेट डेबिटेड an asset account entered in inventory. When merchandise is sold, two entries are necessary: one to recognize the revenue earned and the second to recognize the related cost of goods sold। अब ये मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि ये किस तरह जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है वो अपनी जनरल एंट्रीज किस तरह पास करता है। अब जब वो परचेजेस करता है, चीज़ें अपनी परचेज करता है, मर्चेंडाइजेस या गुड्स, तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट इन्वेंट्री को डेबिट कर देता है, और अदर जिस सोर्स से आई है, कैश से आई है, तो कैश को क्रेडिट कर देता है। सो अगर उसने क्रेडिट भी ली हैं तो वो अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम था। आगे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। कहता है टू इलस्ट्रेट द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, सितंबर 1 परचेज 10 रेजेंट 21-inch कंप्यूटर मॉनिटर्स ऑन अकाउंट फ्रॉम ओकावा होलसेलर कंपनी। ठीक है, क्या करता है कि 21 इंच की कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन परचेज करता है ओकावा वर्ल्ड होलसेलर से। द मॉनिटर कॉस्ट 600 ईच फॉर टोटल 600 पेमेंट एंड ड्यू इन 30 डेज। अब वो क्या कर रहा है, वो क्रेडिट पे परचेज कर रहा है एक होलसेलर से मॉनिटर की स्क्रीन, ठीक है। अब उसकी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। कहता है कि सबसे पहले जब उसने 6000 की इन्वेंट्री परचेज की, तो इन्वेंट्री को कर दिया उसने डेबिट, और अकाउंट्स पेएबल को कर दिया उसने क्रेडिट। ये क्यों किया, क्योंकि उसने क्रेडिट पे परचेजेस की थी, एक स्क्रीन परचेज की थी। उसके बाद सेकंड एंट्री आ जाती है। वो कहता है कि अगर लेट्स सपोज सोल्ड टू मॉनिटर्स ऑन अकाउंट, क्रेडिट पे वो बेचता है। आरजेट ट्रैवल एजेंसी एट रिटेल सेल प्राइस 1000 ईच, एक की प्राइस 1000 है, वो दो स्क्रीन बेचता है फॉर अ टोटल 2000। पेमेंट इज ड्यू इन 30 डेज। 30 डेज में उसने पेमेंट क्या करनी है। ये इसकी रिकॉर्डिंग, सेल की रिकॉर्डिंग इस तरह होगी कि अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 2000 से। तो ये हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहता है। अब आ जाती है थर्ड नंबर पे कि कॉस्ट को हमने किस तरह इसको टच करना है। कि लेट्स सपोज जब हमने ली थी, हमारी परचेज की थी चीज़, उसको बेचने की जो कॉस्ट आई है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या कहता है कि उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लो। ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल के साथ टच होता है कि जिस रेवेन्यू को
अर्न करते हुए आपकी जो कॉस्ट जिस पीरियड में आई है उस पीरियड में आपने उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सिंपल हमने क्या करना है कि 12,000 को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है तो उसको हमने कर देना है 1200 से डेबिट, इन्वेंट्री को हमने कर देना है 1200 से क्रेडिट। ये उसकी नरेशन है। द ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ 2 रेडियंट मॉनिटर्स 600 ईच फ्रॉम इन्वेंट्री टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। इसमें हमने क्या किया है कि उस पीरियड में जो हमारी कॉस्ट आ रही थी, ठीक है, ये ऊपर उसने क्वेश्चन में दी हुई है कि मॉनिटर एक जो है उसको 600 ईच कॉस्ट उसकी आई है, तो उस कॉस्ट को हमने, क्योंकि 2 मॉनिटर सेल किए हैं तो हमने 2 मॉनिटर्स की कॉस्ट जो है वो 1200 बन रही थी, और ये हमने एक्सपेंस को चार्ज करके इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि हमारा रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि जिस टाइम की रेवेन्यू हो उस टाइम के एक्सपेंसेस जो हैं वो उसी में रिकॉर्ड कर लें। तो ये हमारी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की कुछ रिकॉर्डिंग्स थी कि हम उसको किस तरह जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो है हमारी पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। अब उन सप्लायर्स जिनसे हमने स्टॉक परचेज किया था उनको पेमेंट भी करनी है, तो यहाँ पे हमारी अकाउंट्स पेबल जो है वो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसको हमने 6000 से डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे पास से कैश जो है वो डिक्रीज हो रही है, हमारा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आ गया कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर से हमने जिनको स्टॉक बेचा है उनसे अब कलेक्शन भी करनी है, कलेक्शन की क्या एंट्री होगी, कैश हमने डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल 2000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारा करंट एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी एंट्री कलेक्शन की इस तरह होगी, ठीक है। उसके बाद सम टाइम क्या होता है, इन्वेंट्री श्रिंकेज हो जाती है, बड़े बड़े इन्वेंट्री जो है वो श्रिंक हो जाती है या स्पॉइल हो जाती है। कंपनी क्या करती है, मर्चेंडाइजिंग कंपनी उसको अपने एक्सपेंस में शो कर देती है। जैसे लेट्स सपोज कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी फ्यूल के ले लेते हैं। फ्यूल पड़े पड़े जो है वो स्पॉइल हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है उसको कॉस्ट में ले आती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करती है कंपनी 2200 से डेबिट कर देती है। उसकी अगेंस्ट इन्वेंट्री हमारी कम हो रही है, तो 2200 से कंपनी क्या करती है इन्वेंट्री को कम कर देती है। ये था सारा हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था उसमें इमीडिएटली हम रिकॉर्डिंग कर लेते थे, जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पीरियड टू पीरियड वेरी करता है। लेट्स सपोज एक कंपनी का पीरियड है 3 मंथ का, तो वो क्या करेगी 3 मंथ के बाद अपनी सारी रिकॉर्डिंग जो उसकी ट्रांजेक्शन हुई हुई होंगी वो उसको एट द एंड ऑफ पीरियड जाके उसको रिकॉर्ड करेगी। इसमें रीड करते हैं, अ पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज एन अल्टरनेटिव टू परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये उसका अल्टरनेटिव है। इन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम नो एफर्ट इज मेड टू कीप अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ आइदर द इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कुछ भी हो जाए, सेल हो जाए, परचेज हो जाए, श्रिंकेज हो जाए, वो कुछ भी रिकॉर्ड इमीडिएटली नहीं करते, वो पीरियड के एंड पे जाके करते हैं। These amounts are determined only periodically। ये अमाउंट सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की या श्रिंकिंग की तब होती है जब हमारी पीरियोडिक परपेचुअल यूज हो रहा हो। पीरियोडिक में ऐसा कुछ नहीं होता, जब सारी एंट्रीज सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं वो एट द एंड पीरियड जाके क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, यूजली एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। अब हम अगर देखें तो आजकल की एग्जांपल लें तो मोस्टली जो है वो कंपनीज परपेचुअली यूज़ कर रही हैं, क्योंकि पीरियोडिक के काफ़ी सारे नुकसान हैं। उसमें अगर एक हम नुकसान देखें तो हम अगर पीरियोडिक में इन्वेंट्री को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सिंपल क्या करता है अकाउंटेंट जाके फिजिकल इन्वेंट्री को एट द एंड ऑफ पीरियड चेक करता है, ठीक है। उसमें वो काउंट करके अपने पास रिकॉर्ड कर देता है। उसमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बीच में से कुछ हमारा स्टॉक चोरी हो जाता है, हम वो ये समझते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये सेल हो गया, तो इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं पीरियोडिक के, और जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड अप टू डेट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह कंसिडर करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पीरियड के एंड पे जाके वो फिजिकली काउंट करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कितनी थी, हमने परचेज कितनी की है, हमारे पास रिमेनिंग कितनी रह गई है। इस तरह वो एक रैंडम लेके अपनी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि द इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ 2010 कॉस्ट $14,000। अब 2010 में की क्लोजिंग में उसके पास 14,000 रुपए की कॉस्ट की गुड्स थी,
2011 में वो क्या करता है कि $1,30,000 की और परचेज करता है, और एट द एंड 2011 के एंडिंग पे उसके पास $12,000 जो हैं वो उसके पास क्लोजिंग आ रही होती है। तो इसमें वो किस तरह, ये एक फार्मूला है कि इन्वेंट्री बिगनिंग बिगनिंग को आपने स्टार्ट करनी है बिगनिंग से, कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, $14,000 की उसके पास ओपनिंग थी, उसमें उसने ऐड की हैं परचेजेस, परचेजेस $1,30,000 की परचेजेस की हैं, ठीक है। और ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इस साल के लिए, 2011 के लिए हमारे पास ये आ गई गुड्स, ठीक है। उसमें से हमने क्या करनी है, एंडिंग इन्वेंट्री लेस करनी है, एंडिंग इन्वेंट्री लेस करके हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। तो ये एक रैंडम काउंट करके क्लोजिंग और ओपनिंग को ये एक कंसिडर किया जाता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। तो लास्ट का टॉपिक ये है कि who uses periodic system. Periodic system are used when the need of current information about inventories and sales does not justify the cost of maintaining a perpetual inventory system in a small retail store. For example, the owner may be familiar with the inventory that formal perpetual inventory records are unnecessary. Most business, large and small, use periodic system for inventories that are immediate in dollar amount. ये कह रहा है कि इस टाइम भी जो छोटे-छोटे स्टोर्स हैं वो पीरियोडिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ह्यूज अमाउंट में रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से वो अप टू डेट रिकॉर्ड रख सके। तो वो क्या करता है, एट द एंड पीरियड जाके अपनी ओपनिंग में से क्लोजिंग लेस करके तो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लेता है।